जो अभी तक यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, मॉडल पेपर सेट। तो आइए पहले मॉडल पेपर सेट का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। क्या लिखा है? खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको ओएमआर शीट में भरने होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पढ़ाया था। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। वैसे अगर दर्पण की बात करें तो दो प्रकार के बनते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। और गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल और अवतल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है, कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहले का आंसर है वह होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। अगर दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में ही बनेगा। लेकिन अगर धोखे से भी यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है तो फिर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर क्या हो जाएगा? वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये चीजें ध्यान देनी है। अगर अवतल दर्पण होगा तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा, अगर उत्तल दर्पण होगा तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर की, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम होता है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर जब कभी कोई भी प्रकाश किरणें, जब भी कभी कोई प्रकाश किरणें, और ये नियम किसका है? स्नेल का नियम है, हमने आपको बताया था। अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब से दूर होकर निकलेगी, और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये बात याद रखनी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर कब हटेगी? जब वह अभिलंब से दूर कब हटती है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। फोकस दूरी f का मान 15 दिया गया है, u का मान 30 दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि v का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके लगाएंगे। कह रहा 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उत्तल लेंस है। क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा 30 सेंटीमीटर वस्तु, क्या लिखा? 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कि तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक और उल्टा। यानी अगर उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं बच्चों, ध्यान देना, अगर उत्तल दर्पण होता तो आभासी बनता, अगर उत्तल लेंस है तो वास्तविक बनेगा, अगर अवतल दर्पण होता तो वास्तविक बनता, अगर अवतल लेंस है तो आभासी बनेगा। इन बातों को आप लोग सदैव याद रखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। यानी सबसे दूर रंग कौन सा होता है? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, या फिर बैंगनी होता है? तो ये चीज समझने के लिए आइए हम लोग देख लेते हैं एक चित्र। तो आइए देख लेते हैं, इस तरह का एक प्रिज्म बना होता है। देख लेते हैं किस तरह से रंग निकलते हैं उसमें। तो ऐसा एक प्रिज्म का आकार होता है, इस तरह से एक प्रिज्म होता है। अब यहां से हम कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आपतित कराते हैं इस बिंदु पर। यह है आपतित प्रकाश किरण, यह है आपतित प्रकाश किरण। तो यहां पर प्रकाश किरण एक आपतित होती है। अब यह है विरल माध्यम यानी वायु है, यह है सघन माध्यम, यहां पर अपवर्तन की घटना होती है तो यह किरण इस तरीके से मुड़ जाती है। फिर अब यहां से किरण जब निकलती है तो यहां पर भी अपवर्तन की घटना होती है, और यहां इस तरह का एक पैटर्न प्राप्त होता है। इस तरह से एक पैटर्न ऐसे प्राप्त होता है, इस तरह का पैटर्न मिलता है।
इस तरह से एक पैटर्न मिलता है। इस पैटर्न का नाम होता है शॉर्टकट में विबग्योर। शॉर्टकट में इसका नाम क्या होता है बच्चों? विबग्योर इस पैटर्न का शॉर्टकट में नाम होता है। अब आइए इसके अलग अलग रंग भी देख लेते हैं। वी से क्या होता है? वायलेट। वायलेट मीन्स होता है बैंगनी। कौन सा होता है बच्चों? बैंगनी। तो देखिए बैंगनी सबसे पास में है। फिर है आई। आई से होता है इंडिगो। इंडिगो मीन्स होता है जामुनी, तो लिखते हैं जामुनी रंग। फिर उसके बाद में है बी। बी से होता है ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला, तो आ जाएगा नीला रंग। फिर उसके बाद में जी है। जी से होता है ग्रीन। ग्रीन मीन्स होता है हरा, तो बन जाएगा हरा रंग। फिर दिया गया वाई। वाई से होता है येलो। येलो मीन्स होता है पीला, तो पीला बन जाएगा, पीला रंग निकलता है। फिर है ओ। ओ से होता है ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी, तो नारंगी रंग बन जाएगा। फिर सबसे अंत में क्या है? रेड। आर फॉर रेड। रेड मीन्स लाल, तो सबसे दूरी पर कौन होता है? लाल होता है। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। ये आप लोग पैटर्न याद रखें कि बैंगनी सबसे ज़्यादा होता है, फिर जामुनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी होता है, फिर सबसे कम लाल होता है। अगर उल्टा पूछे कि सबसे कम कौन होता है, तो पहले लाल लगाएंगे। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो बैंगनी ज़्यादा होता है। तो ये पैटर्न आप सभी बच्चे याद रखेंगे विबिग्योर करके। अगर ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप लोग हाथ में ये स्पेलिंग लिख लेंगे और फिर इनका पैटर्न बना लेंगे कि किस तरीके से पूरा पैटर्न बनेगा। अब आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश यानी सबसे दूरी पर कौन मिला था हमें? सबसे दूरी पर हमें मिला था लाल रंग। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रंग। अब आइए बच्चों देख लेते हैं। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, आवेश का होता है, या फिर विद्युत धारा का होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, आवेश का हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड, या इसी को कूलाम भी बोलते हैं। एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। कह रहा एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 हैं, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हैं, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर छठवें में अनुपात क्या होता है? यानी H1 बटे H2 बराबर में R2 बटे R1। बस एक चीज ध्यान देना है कि अगर H1 ऊपर रखेंगे तो R2 उसके सामने रखेंगे, H2 नीचे रखेंगे तो R1 उसके सामने रखेंगे। यानी इस तरह से तिर्यक चीजें बननी चाहिए। H1 के सामने 1 के सामने 2 आना चाहिए, 2 के सामने 1 आना चाहिए। इस तरह से जहां पर कंडीशन होगी वही आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर, तो ए आंसर सही हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर सातवां। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये बात आप याद रखें, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या उसी को टेस्ला कहते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा टेस्ला, तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए देख लेते हैं खंड खा में क्या है। ये क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए होते हैं। कह रहा है मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? मीथेन को क्या लिखते हैं? मीथेन को लिखा जाता है CH4, यानी कार्बन एक होता है और हाइड्रोजन चार होते हैं। तो CH4 कहाँ पर बना? सी देखो, कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है। इसमें तो कार्बन कार्बन दो है, हाइड्रोजन चार है। कार्बन दो है यहाँ पर और यहाँ पर भी हाइड्रोजन भी दो है, तो ये तो बन नहीं रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये क्या है? ये है हमारा मेथेन। ये क्या हो जाएगा? CH4। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इसे हम लोग लिखेंगे कि ये हमारा है मेथेन। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो बच्चों ये है एथेन। ये क्या है? ये है एथेन, इसे एथेन लिखेंगे। और अगर इस तरह का आ जाएगा तो ये है एथिलीन। ये क्या है? ये है एथिलीन। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? एथिलीन बन जाएगा। और अगर ये इस तरह से दिया गया है तो ये क्या है? ये है एसिटिलीन। इसे क्या लिखेंगे? एसिटिलीन या एथाइन इसी को बोलते हैं, एसिटिलीन या एथाइन। तो अब कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है? पूछ रहा है मेथेन के लिए, तो मेथेन के लिए तो बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग बना कॉपी में बना लें कि ये एथेन का संरचनात्मक सूत्र है, ये मेथेन है, ये एथिलीन है और ये एसिटिलीन है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी में ये आ जाता है, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड हैं। कैसे हैं? CH4 और C2H6 ये सिंगल बॉन्डेड है, बाद बाकी समय क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्डेड आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आ जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये समजातीय श्रेणी है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो बच्चों लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये जो भी सूत्र दिए गए हैं, अगर सूत्र आपको सही से नहीं याद है तो आप अपने पेन कॉपी के साथ में लिखते रहें, लिख कर याद करें, क्योंकि अभी एग्जाम में एक दिन का समय बाकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। 7 से कम हो जाएगा तो वह वस्तु अम्लीय हो जाएगी। ये चीजें भी ध्यान देनी है। अब कह रहा है कि एंटीमनी है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एंटीमनी है, तो एंटीमनी धातु है, उपधातु, अधातु है, या उपधातु है, या फिर मिश्र धातु है? तो एंटीमनी के साथ हम लोग सदैव जाएंगे उपधातु के साथ। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। यहाँ पर यह समीकरण है, इसे हमें पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? देखिए, CH3COOH C2H5OH, और यहाँ पर H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं। बच क्या रहा? H2O बच रहा है, यानी H2O बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3COO C2H5। क्या आ जाएगा यहाँ पर? CH3COO C2H5। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग सी ऑप्शन लगा देंगे कि भाई सी ऑप्शन सही है। तो ये बन जाएगा। ये समीकरण भी आप लोग नोट कर लें। क्या आ जाएगा? CH3COOH प्लस C2H5OH का अगर हम लोग सांद्र के साथ, यानी H2SO4 अम्ल होता है, ये H2SO4 HCl ये सब अम्ल होते हैं, तो इसके साथ में अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COO C2H5। ये रिएक्शन के बाद में बनकर तैयार होगा। अब आइए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर उपखंड ग में देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है। कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में होता है, ATP के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, या पाइरूवेट के रूप में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाई वो ATP के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 14वें का जो कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा होती है वो ATP के रूप में होती है, और ऊर्जा गृह जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन किस रूप में? ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म अगर पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि पित्तरस का श्रावण होता है, पित्ताशय से होता है, यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है, या फिर अमाशय से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो पित्तरस है वो निकलता है यकृत से। किससे निकलता है? यकृत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। परागकोश होते हैं बाह्य दल में, अंडाशय में, बीजांड में, या परागकण में? तो परागकोण कहाँ होते हैं? देखो, परागकण जो है वो परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। तो 16 में क्या है कि परागकोश कहाँ होते हैं भाई? परागण में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन बन जाएगा, कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या आ जाएगा? ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम एक ऐसा है जहां पर पत्तियों पर कलियां लगती हैं, तो ब्रायोफिलम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुदीना तो आप लोगों ने देखा होगा, आलू भी देखा होगा, इनमें तो होता नहीं। बस ब्रायोफिल्म जो चीज़ें नहीं देखी हैं उसी में हम लोग लगा देंगे कि ब्रायोफिल्म है भाई। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। क्या कह रहा है? एक लिंगी फूल का उदाहरण है। पपीते का फूल है, गुलाब का फूल है, सरसों का फूल है, या फिर आम का फूल है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा है भाई? एक लिंगी कौन कौन से होते हैं? तो एक लिंगी में आता है पपीते का फूल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक लिंगी। अगर सरसों की बात आती है दो लिंगी में आ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, यानी एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप, उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है 120 से 80 के बीच में। 120 से 80 के बीच में उसका सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? गेहूं, घास और आम, घास, बकरी और मानव, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी? तो क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा सही हो जाएगा? यानी घास, बकरी और मानव, ये आहार श्रृंखला बनाते हैं। 20वें का क्वेश्चन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, कि बी आंसर इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं, दूसरा सेट देख लेते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं अगला सेट क्या है। कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण से पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी तथा छोटा होता है, सीधा, आभासी तथा बड़ा होता है, सीधा, वास्तविक
एवं बड़ा होता है, सीधा वास्तविक एवं छोटा होता है। तो अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी होगी, देखिए अवतल दर्पण से एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। वह स्थिति क्या है? जब हम लोग वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर ध्रुव और फोकस के बीच में है तो अवतल दर्पण में हम लोग आभासी छांटेंगे और वस्तु से बड़ा छांटेंगे, तो सीधा, आभासी और बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर कह रहा दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकस लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस यानी डुअल फोकस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। ये चीजें ध्यान देनी है कि अगर आ जाए क्वेश्चन दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस से दूर होगा, अगर आ जाता निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता, अगर आता जरा दृष्टि दोष तो द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते। अब आइए देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, वह लेंस होगा। यानी उस लेंस की हमें क्षमता बतानी, वह लेंस कैसा होगा? 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में क्या होता है? आभासी बनता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक बनता है। बस इन चीज़ों से हम लोग पकड़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी ऑप्शन सही कर देंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी सही हो जाएगा। अब आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, देखो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले सेट में हम लोगों ने सॉल्व किया था, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? देखिए उसमें पूछ रहा था कि आधार से दूर स्थित रंग कैसा था, अब पूछ रहा कि आधार के पास कौन होता है? नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है या फिर बैंगनी होता है। तो आप लोगों को बताया था क्या पैटर्न बना था उसका? विबग्योर। क्या बना था? विबग्योर। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पास में कौन था? वी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैंगनी, तो बैंगनी सबसे पास में था। तो वही कह रहा है कि सबसे आधार की ओर अधिकतम, तो आधार की ओर सबसे अधिकतम बैंगनी रंग होगा और सबसे कम लाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। वो पैटर्न आप लोग हमेशा याद रखें, क्या पैटर्न है? विबग्योर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पांचवा बच्चों, कह रहा कि R1 एवं R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। R1 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो समांतर क्रम का फार्मूला बनता है R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2, यानी R1 का R2 से गुणा करा देते हैं और R1 R2 जोड़कर रख देते हैं। ये इनका समांतर क्रम का फार्मूला होता है। अगर श्रेणी क्रम में कहता तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हम लोग R1 प्लस R2 लगा देते, ये श्रेणी क्रम का है और ये समांतर क्रम का होता है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का तंतु होता है नाइक्रोम का होता है, लोहे का होता है, टंगस्टन का होता है या कॉन्स्टेंटन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? भाई क्वेश्चन नंबर 6 का बनेगा टंगस्टन धातु होती है। कैसी होती है? टंगस्टन। तो छठवें का सी ऑप्शन बन जाएगा। सातवां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है? वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। वैद्युत सेल का मतलब जानते हैं, जो घरों में सेल पड़ते हैं, घड़ियों में सेल पड़ते हैं, दीवार घड़ियों में सेल पड़ते हैं, उन्हीं सेल की बात हो रही है कि वैद्युत सेल का प्रयोग कैसे होता है, क्या काम करता है। तो यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी सेल के अंदर क्या होता है? रासायनिक भरी होती है और जैसे हम लोग सेल डालते हैं तो वो यंत्र चलने लगते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? वैद्युत ऊर्जा में। तो सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए ऑप्शन राइट आंसर। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है रसायन विज्ञान का खंड दिया गया है, केमिस्ट्री का खंड है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ से चालू होता है क्वेश्चन नंबर 8वां। रसायन विज्ञान क्या है? यानी 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, यानी Y की जगह हमें भरना है, Y की जगह क्या आएगा? क्रॉस दैट में क्या कह रहा है? कह रहा है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस ट्वाइस HCl में Y क्या है? अब Y का मान हमें देखना है कि Y की जगह यहाँ पर देखना है कौन सी चीज़ जो है वह नहीं उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है? सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन कहीं पर भी S नहीं दिया गया है, सल्फर नहीं कहीं पर है, और ऑक्सीजन की भी दो मात्राएं कम पड़ रही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8वें का सही बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। फिर निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा
अम्लीय लवण है? NaCl, NaHSO4 है, Na2SO4 है या KCN है, कौन सा है? तो निम्नलिखित में जो सबसे ज्यादा अम्लीय लवण है वह है NaHSO4। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। मैट में मुख्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है? मैट में मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है? FeS, फेरिक सल्फेट पाया जाता है, Cu2S पाया जाता है, Cu2S तथा FeS पाया जाता है या Cu2S तथा Fe2S3 पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में पाया जाता है Cu2S तथा FeS। 10वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर बनना है PCl5 और यहाँ पर आ रहा है CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब यहाँ पर हमें कौन सा भरना है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए यहाँ पर हम लोग भरेंगे क्या? CH3COO, क्योंकि यहाँ पर CO है, एक ये O है, दो O आने चाहिए, तो यहाँ पर दो O दिए गए हैं और इनके साथ में कहीं पर भी एक ये केवल दो O दिया गया है, तो लेकिन बाकी चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर फिल करेंगे वो हो जाएगा बी नंबर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कह रहा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वह कौन होता है? Na2O होता है, MgO होता है, Al2O3 होता है। ये आता है उभयधर्मी की श्रेणी में, Al2O3। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन, तो हमने बताया था कैसे गणना करते हैं हम लोग। यदि कार्बन की एक मात्रा है तो क्या होता है? मेथ होता है, दो मात्रा है तो एथ होता है, तीन मात्राएं हैं तो प्रोप होता है। यहाँ पर देखें कार्बन तीन कहाँ पर है? तो ये दो कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये तीन कार्बन है, ये चार कार्बन है, तो यहाँ पर ये है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बन जाएगा प्रोपेन, 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा हाइड्रा में प्रजनन होता है। हमने बताया था हाइड्रा में किस तरह से प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह सदैव होता है मुकुलन का। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि मुकुलन विधि से हाइड्रा में एक मुकुल बनता है जिसे बडिंग बोलते हैं, और वह जैसे वयस्क होता है बडिंग शरीर से अलग हो जाती है, एक नया हाइड्रा बना देती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है या फिर केंद्रक में होती है। तो पाइरूवेट के विखंडन की जो प्रक्रिया है वह बच्चों प्रारंभ कहाँ पर होती है? वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन बनेगा। फिर कह रहा मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या फिर परिवहन है? तो मनुष्य के जो वृक्क होते हैं, वृक्क में जो किडनियां होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? पोषण से होती हैं, श्वसन से होती हैं, उत्सर्जन से होती हैं। तो किडनियां जो हैं वो उत्सर्जन से संबंधित होती हैं, तो आ जाएगा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर। फिर 17 देख लेते हैं कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा अपनी कहाँ पर की थी? मंदिर में की थी, स्कूल में की थी, गुरुकुल में की थी या गिरजाघर में की थी? तो भाई मेंडल बहुत गरीब घर के थे, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बन जाता है डी नंबर, गिरजाघर। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में किया जाता है, अंडवाहिनी में किया जाता है, गर्भाशय में किया जाता है या फिर योनि में किया जाता है? तो जो मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप लगाते हैं? लूप किस लिए लगाते हैं? जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। तो अंडाशय में होता है या अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या फिर योनि में? क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यूटेरस में। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जनन का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग करता है, पुंकेसर करता है, वर्तिकाग्र करता है या फिर अंडाशय करता है? तो क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा अंग पौधे में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी नर जनन अंग सब कहाँ पाए जाते हैं? तो जायांग ये तो स्त्री केसर होता है, अंडाशय ये भी स्त्री केसर के लिए आता है, पुंकेसर जो है क्या आता है? पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है? ये होता है मेल पार्ट, पुंकेसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपर्युक्त सभी। तो भाई ये हमें तो सभी लग रहे हैं, बाद बाकी आप लोगों को कैसा लगता है, किस तरीके से आप लोग एक पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपना टेक लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस तरह से सभी चीज़ों को बचाना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पेपर क्या है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं अगला मॉडल पेपर क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? यानी किसी भी वस्तु का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, कैसा बनाना है? आकार में बड़ा हो, आभासी हो, तो कौन सा हमें
दर्पण प्रयोग करना है, उत्तल दर्पण होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर हो जाएगा कि भाई बड़ा बनाने के लिए तो हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जहां पर लेंस की बात आ जाए तो उत्तल लेंस, और जहां पर दर्पण की बात आ जाए तो अवतल दर्पण। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। लेंस और दर्पण कहां पर पूछा जा रहा है, ये चीज आपको जरूर याद रखना है। अगर लेंस से पूछे तो फिर हम लोग उत्तल में जाएंगे, अगर दर्पण से पूछे तो हम लोग अवतल को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस से बड़ा बनता है। अब आइए बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। यानी आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विक्षेपण के कारण। तो आकाश का रंग नीला दिखना किसका कारण है, तो यह कारण होता है प्रकीर्णन का। यानी आकाश जो है वो प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगर हम लोग चंद्रमा से या अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो वो हमें काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में या फिर निर्वात में। तो अगर प्रकाश की चाल सबसे कम कम की बात करें कि सबसे कम होती है तो जिसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा, जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाली वस्तु होगी उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो देखिए जल का जो अपवर्तनांक है वह होता है 1.33, कांच का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1.50, और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो होता है 2.14 के समथिंग, और निर्वात का जो है वह होता है 1। तो अब सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो निर्वात में हो जाती, लेकिन सबसे कम पूछ रहा कि अधिकतम। देखो कह रहा प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, यानी सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम के लिए निर्वात में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का डी ऑप्शन बन जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे न्यूनतम किस में होगी, क्या पूछेगा, न्यूनतम पूछने के लिए अगर पूछे कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी तो हीरे में हो जाएगी। अगर हीरा ऑप्शन ना हो तो कांच में हो जाएगी, अगर कांच ऑप्शन ना हो तो जल में हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी वस्तु में प्रकाश की चाल, यानी जहां पर उसका अपवर्तनांक कम होगा वहां पर प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां पर प्रकाश की चाल कम होगी। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं बच्चों। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी के निश्चित मान के रूप में एक ही मान होगा। आइए ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है। यानी यदि तीन विभिन्न मान के, यानी तीन अलग अलग तरह के प्रतिरोध हैं, उन्हें हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो श्रेणी क्रम का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कैसे होता है, यानी R1 है, R2 है और प्लस R3 है। यह होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला। अब आइए देख लेते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध के उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई प्रत्येक प्रतिरोध में से जो बहने वाली धारा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। कोई भी विद्युत परिपथ अगर है तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, एम्पियर होती है, वोल्ट होता है या फिर वाट होता है। तो क्वेश्चन नंबर छठवां जो है तो उसका आंसर हो जाता है वाट। क्या होता है, वोल्ट, सॉरी बच्चों वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का यही मात्रक होता है वोल्ट। ओम होता है प्रतिरोध का, धारा का होता है एम्पियर और वाट होता है ये शक्ति का। क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर सातवां, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर होता है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर होता है, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होता है, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट आंसर बनेगा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होता है। ये फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम चलता है, जिसमें इस तरह से हाथ बनाते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे हाथ बना होता है जहां अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, तर्जनी उंगली जो है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये जो धारा की दिशा, और जो मध्यमा उंगली है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को अंकित करती है। फिर देख लेते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन क्या है बच्चों। दिया गया है एल्केनों का सामान्य सूत्र है, यानी एल्केन जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या दिया गया है। दिया गया CnH2n-2 होता है, या CnH2n+2 होता है, या CnH2n होता है, या C2H4 होता है। क्वेश्चन नंबर आठवां, तो क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर होता है वह होता है एल्केनों का होता है प्लस का 2, यानी CnH2n+2 ये होता है एल्केनों के लिए।
माइनस जहाँ लग जाता है एल्कीनों के लिए बन जाता है, ये जहाँ होता है एल्काइन बन जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या है। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या है। तो अब आई भाई इसमें देख लेते हैं कि समजातीय श्रेणी कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि C2H, देखिए कह रहा है HCHO इस तरीके से, तथा CH3CHO, ये कह रहा है। अब इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से समजातीय श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बन जाएगा C2H5OH और CH3OCH3, ये बन जाएगा समजातीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब भाई देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है उपर्युक्त संदर्भ में दिया गया, बच्चों यहाँ पर हमने लगा दिया लेकिन आंसर में यहाँ लगाना चाहिए था। डी में क्या है, पहला और तीसरा, यानी पहला दिया गया है और तीसरा दिया गया है, ये वाला डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर नहीं लगाना बच्चों, ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प जो दिए गए हैं, विकल्प की जगह यहाँ पर लग गया था। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, तांबा बनाता है, सोना बनाता है, या फिर पोटेशियम है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाने वाला जो है वह होता है पोटेशियम। पोटेशियम को प्रदर्शित कैसे करते हैं, के से। अगला मान देख लेते हैं बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। यानी ऐसा विलयन जिसका पीएच मान शून्य हो, जिसका पीएच मान क्या हो, शून्य हो, वह अम्लीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता है, उदासीन कहलाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं अगर पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, और अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय बन जाता है, 7 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय कहलाएगा वह। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अम्लीय हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। ग्लूकोज बनता है, या CHCl3 बनता है, या CCl4 बनता है, या CFCl3 बनता है। कौन सा यौगिक बनता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बनता है, यानी CO2 तथा H2O के संयोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक उपयुक्त होगा। CH3COONA, अब इसकी हमें क्रिया करानी है CaO से, तो यहाँ पर बन रहा है CH4 बन रहा है, NO2 CO3 बन रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या पर फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा NaOH, क्या आ जाएगा यहाँ पर NaOH भर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करना, वाष्पोत्सर्जन करना, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बात याद रखें, जहां पर फ्लोएम आ जाए, फ्लो यानी एफ, एफ मीन्स फूड, फूड मीन्स खाद्य पदार्थ, ये लगाएंगे। जहां पर जाइलम आ जाए, जाइलम मीन्स जा से जल, जल के लिए होता है, यानी जाइलम से जल और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ यानी कि फूड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों, कह रहा है निम्न मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से प्रारंभ होती है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर पित्ताशय से। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा, भाई खाना जो हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में चबाते हैं, तो मुंह से ही उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुख से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, जिबरेलिन है, एस्ट्रोजन है, या फिर इंसुलिन है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कह रहा पादप हार्मोन। तो जिब्रेलिन जो है वह एक पादप यानी पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन, बाद बाकी सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। कह रहा वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूरी यानी पीयूष ग्रंथि से, इसी पिट्यूरी को मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, अधिवृक्क से, या फिर अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पिट्यूरी से। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पिट्यूरी से, यानी पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूरी को क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, और या इसे ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। अब आइए देख लेते हैं 17 से अगला क्वेश्चन क्या है। 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परागकोश के अंदर बनता है, कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। बाह्य दल बनता है, कैलिक्स के रूप में, परागकण होता है, अंडाशय होता है, या भ्रूण कोश होता है।
तो पराग कोश के अंदर क्या बनते हैं भाई? पराग कोश के अंदर बनते हैं परागकण। पराग कोश, परागकण, यही दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पराग कोश के अंदर बनने वाले होते हैं पराग कण। कह रहा पुष्प का जनन अंग है बाह्य दल, दलपुंज, जायांग या फिर तना। तो पुष्प का जो जनन अंग होता है, तो पुष्प के जनन अंग को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 जायांग बोलते हैं। जायांग होता है फीमेल पार्ट, जायांग होता है फीमेल पार्ट पुष्प का, और पुंकेसर होता है नर पार्ट यानी मेल पार्ट। फिर कह रहा वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है एक्स किरणों से, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से, गामा किरणों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल पर जो ओजोन लेयर बनी हुई है, समताप मंडल में क्या है, ओजोन लेयर बनी हुई है, वह हमें किस किरणों से बचाती है? तो वह बचाती है यूवी। यूवी मीन्स होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आने में संभव हो गई तो जिस मनुष्य के जिस भी शरीर के पार्ट पर, त्वचा पर पड़ जाएंगी, वहाँ पर उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। तो इनसे ही ओजोन लेयर हमें बचाती है, मदद करती है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है, फोकस पर जाती है, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में से जाती है, वक्रता केंद्र पर जाती है, या फिर अनंत पर जाती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो, अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जाएगी, क्या करती हुई जाएगी? वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जाएगी, तो वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि फोकस पर नहीं हो सकता है, फोकस एवं ध्रुव के मध्य भी नहीं हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है? वक्रता केंद्र पर। कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र को टारगेट बनाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक लेंस के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। लेंस होगा कैसा बनता है? आभासी सीधा तथा आवर्धित। तो आभासी किससे बनते हैं? आभासी जो हैं वह किससे बनते हैं? लेंस में, लेंस में बनते हैं किससे? अब क्या है, आवर्धित सीधा बड़ा बनता है। तो एक कंडीशन होती है उत्तल लेंस की, क्या आ जाता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक कंडीशन ऐसी होती है जब उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो उत्तल लेंस से ज्यादातर वास्तविक ही बनते हैं और अवतल लेंस से सदैव आभासी ही बनते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें किसके द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं? पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, परितारिका के द्वारा, या पक्षमाभि पेशियों के द्वारा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किससे होता है? परितारिका से होता है, पक्षमाभि पेशियों से होता है, पुतली से होता है, या फिर दृष्टि पटल से होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के उत्तरदायी प्रकाशी घटना है। यानी अगर आकाश का रंग नीला है तो वह कैसी घटना होती है? तो वह घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं। यदि किसी बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इस प्रतिरोध का फार्मूले के द्वारा हम लोग आंसर निकालेंगे, तब पता चलेगा 110 ओम का प्रतिरोध होगा। कितना होगा? 110 ओम का प्रतिरोध होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है, क्या कह रहा है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छठवां, स्तंभ दिए गए हैं इस तरीके से। कह रहा विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के संकेत चिन्ह में दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर इन्हें दर्शाना है कि किस तरीके से कौन किसके साथ में बनेगा। तो देखिए पहला वाला जो है ये होता है प्रतिवर्ती यानी परिवर्ती प्रतिरोध। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध। तो इसे बना देंगे इस तरीके से, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। ये जो है ये होता है अमीटर। ये क्या होता है? ये होता है अमीटर। तो ये एमीटर में आ जाएगा ऐसे। यहाँ पर ये जो है ये कहलाता है विद्युत सेल। तो ये विद्युत सेल में ऐसे चला जाएगा। ये कहलाती है क्रॉसिंग। क्या कहलाती है? ये कहलाती है तार क्रॉसिंग। तो ये आकर ऐसे एक में चला जाएगा। आप देख लेते हैं, यानी पहले को तीसरे से मिलाया गया है, तो पहले को तीसरे से मिलाया गया, दूसरे को चौथे से मिलाया गया, तो दूसरे को चौथे से मिलाया गया, तीसरे को दूसरे से मिलाया गया, तीसरे को दूसरे से मिलाया गया, चौथे को पहले से मिलाया गया, तो चौथे को पहले से मिलाया गया। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या होगा?
कह रहा है किसी धारावाही प्रणालिका में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव होती है। यदि कोई भी धारावाही प्रणालिका है, अगर हम उसे स्वतंत्र अवस्था में लटका दें तो उसका कौन सा सिरा पूर्व पश्चिम में होगा, उत्तर पूर्व में होगा, या उत्तर दक्षिण में होगा, या किसी भी दिशा में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर होगा कि उत्तर दक्षिण दिशा में। एक उसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा उसका साउथ पोल होगा। अगर कोई भी हम लोग चुंबकीय क्षण, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, इस पेन को ऐसे स्वतंत्र अवस्था में ऐसे लटका दें किसी भारी धागे से, चुंबक का अगर ये बना होगा तो इसका एक सिरा उत्तर दिशा और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में ही रुकेगा आकर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? मैग्नीशियम होती है, मरकरी होती है, कापर होती है, या फिर एल्यूमिनियम होती है। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर जो आता है मरकरी। क्या बन जाता है बच्चों? मरकरी बन जाता है कि यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। वह धातु है मरकरी धातु। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है, या फिर लवण तथा जल बनते हैं। तो अगर हम लोग एक अम्ल व एक क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो सदैव क्या बनता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है। CaCO3 क्रॉस दैट CaO ये गैस है और CO2 किस तरह की गैस है? विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10वां। तो अब यहाँ पर देखिए अपघटन अभिक्रिया है। ये CaCO3 दो भागों में टूट रहा है, इसी को बोलते हैं यानी विस्थापित होना। क्या होता है? इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसी को वियोजन अभिक्रिया। यानी एक एक तत्व है, कितने भागों में टूट रहा है? दो भागों में। तो ये बन जाएगा अपघटन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सी ऑप्शन सही बन जाएगा भाई। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखते हैं 11वां नंबर। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, या फिर फ्लोरीन में। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। तो 11 में क्या आ जाता है? कार्बन में। कार्बन जो है यह एक श्रृंखला में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ये भी मजेदार क्वेश्चन बच्चों। 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। निम्नलिखित में क्या है? एल्काइन है। तो एल्काइन का मतलब होता है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हों। एल्काइन का मतलब क्या है? जहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हों। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड इसी में लगा है, तो यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं, ये सही हो जाएगा हमारा। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल, या फिर प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 13वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल जो है वह ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तंत्रिका न्यूरॉन कहते हैं, वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, साइटोन कहते हैं, या म्यूटॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा वृक्काणु, यानी उसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? अभी बताया था पौधों में जाइलम किसके लिए। जाइलम और फ्लोएम पीछे भी बता चुके हैं। जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब भोजन। तो जाइलम क्या है? जल है, तो जल का संवहन होता है। अगर यहाँ पर दिया होता फ्लोएम किसके लिए होता है, तो भोजन के लिए होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 16वें की तरफ। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, सभी की। तो अगर सुपोषी पोषण है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनके लिए इन सभी की आवश्यकताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा कि डी ऑप्शन राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो अगर कोशिका के अंदर की बात करते हैं तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण की उपस्थिति में अगर पाइरूवेट टूटेगा तो कहाँ पर टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा। फिर आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किसमें किया था? वंशागत गुणों का अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मेंडल हेरिडिटी के लिए जाने जाते हैं, वंशानुक्रमण के लिए जाने जाते हैं, यानी वंशागत जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए ही इन्होंने अपने खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रिक अम्ल है। तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थ है, जो सबसे ज़्यादा ओजोन परत होती कहाँ है? समताप मंडल में होती है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है वह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से निकलती है। बहुत ही हानिकारक गैस होती है। तो 19वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं, आम करते हैं, घास बकरी मानव करते हैं, बकरी गाय हाथी करते हैं, घास बकरी तथा हाथी करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे जस्ट इससे पहले वाले मॉडल पेपर में यही तरह का क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में का सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों क्या है। कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के आकार बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आइए देख लेते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो वस्तु के बराबर अगर बनाता है तो वो पहुंच जाता है कहाँ पर? वो पहुंच जाता है वक्रता त्रिज्या में। तो फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। कितनी होती है? 2 गुनी। तो 10 दूनी 20 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर, बी ऑप्शन। एक उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। एक उत्तल दर्पण में जो उत्पन्न आवर्धन होता है वह सदैव कैसा होता है? 1 से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा 1 से बड़ा। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अगर 20 है तो 100 में भाग दे देंगे, 20 पंचे 100। लेकिन अभिसारी किसे बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं अवतल को। किसको बोलते हैं? अवतल को। और अपसारी किसे बोलते हैं? उत्तल को। यह बात हमेशा याद रखिएगा। अवतल को बोलते हैं अभिसारी और उत्तल को बोलते हैं अपसारी। तो अभिसारी मतलब है अवतल, अवतल के लिए हमेशा माइनस का साइन होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी ऑप्शन बन जाएगा कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? यह भी क्वेश्चन सभी बच्चों को हमने बताया था पहले ही सेट में, एक इस तरह से बनाकर बताया था प्रिज्म, और जो बताया था सबसे अधिक कौन होता है, सबसे कम कौन होता है। इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे न्यूनतम विचलन कौन है, यानी सबसे कम झुकाव किसका होता है, सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है, यानी सबसे पास कौन होता है, सबसे दूर कौन होता है। तो सबसे दूर वाला पूछ रहा है कि सबसे दूर है यानी सबसे कम कौन झुकता है। पीला रंग है, हरा रंग है, बैंगनी रंग है या फिर लाल रंग है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा लाल रंग। अगर न्यूनतम विचलन पूछे तो लाल में लगाएंगे, अगर अधिकतम विचलन पूछेगा तो फिर हम लोग बैंगनी में लगाएंगे। अब आइए बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं पाँचवां कि क्वेश्चन नंबर पाँचवां क्या कह रहा है। पाँचवां कह रहा है कि किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल A/2 है। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी दोनों के हमें प्रतिरोधों को ज्ञात करना है। तो भाई उसका प्रतिरोध बन जाएगा 16। क्या बन जाएगा? 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, उसका प्रतिरोध बन जाएगा 16। निम्नलिखित में कौन किसी वैद्युत शक्ति क्या है? निम्न में कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो वैद्युत शक्ति को दर्शाने वाला कौन है? यानी ये IR² है, ये वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाएगा। अगर यह स्क्वायर I में लगा होता तो यह दर्शा देता। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C नंबर, कि C ऑप्शन इज राइट आंसर। सातवां देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है? किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वह क्या हो जाता है? R² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। हमेशा सदैव क्या करते हैं? एक के बटे में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का डी नंबर सही हो जाएगा कि R² के अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बायो सावर्ट के नियमानुसार चीज़ें जो हैं लागू होती हैं। बढ़ते हैं खंड बा देख लेते हैं, यानी केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि हाइड्रोजन आयन की प्रवृत्ति कैसी होती है? हाइड्रोजन आयन जो है वह कैसी प्रवृत्ति का होता है? तो बच्चों हाइड्रोजन आयन होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ए ऑप्शन बन जाएगा। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की मात्रा होती है। धावन सोडा के एक अणु में जल की मात्रा जो होती है वह होती है 2। तो क्वेश्चन नंबर 9वें का ए ऑप्शन बन जाएगा 2 होती है। 10वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? क्रोमियम है, फेरिक है, हीलियम है या Hg पारा है। तो ये अधातु है हीलियम। यह कार्बन का एक समस्थानिक होता है, इस वजह से ये अधातु की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 10वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। 11वां देख लेते हैं। 11वां क्या कह रहा है? धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या? धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव संयोजक यौगिक बनाती हैं। धातुएं धनायन बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रॉय कर देती हैं। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, यानी धातुएं चमकीली होती हैं, ये भी बात सही है। धातुएं सदैव संयोजक यौगिक बनाती हैं, सदैव नहीं बनाती हैं। ये जो सदैव शब्द है ये गलत है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, कि धातुएं सदैव संयोजक बंध नहीं बनाती हैं।
किसी किसी के साथ में बना देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? इप्सम बनता है, जिप्सम बनता है, चूना पत्थर बनता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया करा देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग जल से क्रिया करा देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी जिप्सम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन बन जाएगा, जिप्सम हो जाएगी। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? अगर एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों। अगर एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आइए बढ़ते हैं, बायोलॉजी वाला पार्ट देख लेते हैं। कह रहा कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये हमें बताना है। देख लेते हैं, 23 होती है, 2 होती है, 21 होती है, या फिर 20 होती है। तो आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी, यानी पूरे गुणसूत्र होते हैं 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब ये कितने जोड़े बनते हैं? तो ये बनते हैं 23 जोड़े। जोड़े मतलब दो दो, तो 23 में अगर हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगी। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब 23 जोड़ों में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उन्हें बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, और वो मेल और फीमेल में समान होते हैं। यानी मेल में भी समान होते हैं और फीमेल में भी समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि लास्ट वाला जो जोड़ा होता है, वही होता है डिसाइडेड गुणसूत्र। वही डिसाइड करता है बेबी बॉय और बेबी गर्ल को। तो यहाँ पर कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अगर दोस्तों जोड़े पूछता तो जोड़े में होना चाहिए था। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। यहाँ पर जोड़े नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में 46 नहीं है तो हम लोग 23 ही लगाएंगे। अगर जो 23 ना लिखा होता, 46 दिया होता, तो हम लोग 46 में लगा देते। अगर पूछता कि लिंग गुणसूत्र में क्या होता है तो फिर कितने हो जाते? केवल 2 हो जाते, यानी 23वां जोड़ा ही निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 23। अब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि मानव में लिंग निर्धारित गुणसूत्रों की संख्या होती है जोड़े में तो 23 है। अगर कुल संख्या पूछ देता तो 46 लगा देते। बाद बाकी इतना ज़्यादा डीपली में नहीं जाएगा, हालांकि अगर जाएगा भी तो हमने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, जनन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वह कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा श्वसन में लग जाएगा कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन किससे लेते हैं? श्वसन मीन सांस से, फेफड़ों के द्वारा सांस ली जाती है। तो बस यही इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कहलाता है? अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, या फिर अनुमस्तिष्क होता है? तो मस्तिष्क का वह भाग जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है भाई, जिसमें हम लोग सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का वह कौन सा होता है? वह कहलाता है अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है बच्चों को? अनुमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित पौधे में कौन सा पुष्प एक लिंगी होता है? निम्नलिखित पौधे में कौन सा पुष्प जो है वह एक लिंगी पुष्प होता है? क्वेश्चन नंबर 17, गुड़हल होता है, सरसों होता है, मटर होता है, पपीता होता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुष्प में क्या आ जाएगा? एक लिंगी कौन सा होता है? यहाँ पर आ जाएगा एक लिंगी होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का यानी मटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा कि निम्नलिखित पौधे में किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो मटर का होता है एक लिंगी। फिर क्या है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें, स्टार बना लेते हैं इस क्वेश्चन में। इस तरह से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पोषी स्तर में, क्या पूछ रहा है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो होता है वह बन जाता है 10% ही अगले पोषी स्तर तक वह मात्रा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 19वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? प्रोटीन है, ऑक्सीजन है, जल है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल है? वसा, नाइट्रोजन, जल? वसा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल? 19 में कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? प्रोटीन जो है ऑक्सीजन और जल में टूटता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए 20वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? क्या पूछ रहा? पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन पादप हार्मोन होता है, जिब्रेलिन ये भी पौधों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन ये भी पौधों में पाया जाता है, साइटोकाइनिन
ये जो हार्मोन है ये पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा बच्चों डी नंबर की डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। यानी निम्नलिखित में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, तो वह होता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दूसरा। क्या कह रहा तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का परावर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश, जब तारे टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश का आकाश का रंग नीला है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल दर्पण पर अगर अनंत पर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हो जाएगा आभासी तथा छोटा। आभासी तथा छोटा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आभासी तथा छोटा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहे हो। कह रहा श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा है। यानी अगर हम लोग कोई भी प्रकाश को श्वेत एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन कौन देता है, सबसे उस प्रिज्म के सबसे पास आने वाला रंग कौन सा था। पीला था, हरा था, नारंगी था, या फिर नीला था। तो आप लोगों को बताया गया था भाई कि कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन वाला कोण देता है, सबसे अधिक विचलित होता है। तो यहाँ पर देखिए पीला दिया गया है, हरा दिया गया है, नारंगी दिया गया है, नीला दिया गया है। अब हमें मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग वही पैटर्न याद रखेंगे। कौन सा पैटर्न बच्चों, विब ग्योर वाला। देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर विब ग्योर, ये पैटर्न होता है। अब पूछ रहा है कि सबसे अधिक विचलन, तो देखिए कहीं पर वी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैंगनी, बैंगनी कहीं पर है ऑप्शन में नहीं है। फिर आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मीन्स जामुनी, जामुनी रंग है कहीं पर नहीं है। फिर देखिए बी फॉर ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, नीला रंग है कहीं पर, हाँ नीला दिया गया, बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप लोग पैटर्न हमेशा याद रखें। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, नीला रंग सबसे अधिक विचलित होगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये यदि आप लोग 7 अक्षर याद रखते हो तो आप ये समझ जाएंगे, अगर अधिक पूछे तो यहाँ से गिनती करेंगे, अगर कम पूछेगा तो पीछे साइड से गिनती करेंगे। ये गणना याद रखनी है। अगर अधिकतम विचलन पूछेगा तो यहाँ से हम लोग गणना करेंगे, यानी इस दिशा में जाएंगे। और अगर कम के लिए पूछेगा तो हम लोग ऊपर से ऐसे नीचे की ओर रहेंगे, हम लोग रेड यानी आर से हम लोग गणना करेंगे, ऐसे आएंगे पीछे की तरफ दौड़कर। अब आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया, कह रहा है कि कॉलम में दी गई कॉलम ए में कॉलम बी में दी गई हमें सुमेल करना है, ओम देखना है, इन सबको हमें मिलाना है, किसके साथ में क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे एम्पियर को। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। तो एम्पियर को हम लोग मिला देंगे विद्युत धारा में। फिर ओम को हम लोग जानते हैं, ओम किसके साथ में होता है, ओम होता है विद्युत प्रतिरोध के साथ में। तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध के साथ में। फिर वोल्ट क्या है, वोल्ट है विभवांतर का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर वाट है विद्युत शक्ति का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है, यानी पहले का दूसरा, पहले का दूसरा ए में दिया गया है, दूसरे का तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरे का तीसरा भी दिया गया है, दूसरे का तीसरा है। फिर तीसरे का पहला दिया गया है, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा दिया। पहले ऑप्शन सही बनना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जहाँ पर सुमेल करना होता है। कह रहा है कि आर तथा 2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तब R1/R2 का मान क्या होगा। यानी यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका हम लोग जो राइट आंसर लगाने वाले हैं वो लगाएंगे 9/2। क्या लगाएंगे 9/2। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर ये 2 पहले हो जाता, आर बाद में होता, तो फिर आ जाता 2/9। क्या आ जाता 2/9। क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन बनना है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित चित्र में इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। लंबवत दोनों जा रहे हैं, बाईं ओर होगा, दाईं ओर होगा। कागज के तल के लंबवत नीचे होगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर जो होगा वो आ जाएगा डी नंबर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा यहाँ पर। और ये किसके द्वारा होगा, ये होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। लगने वाले आरोपित बल की दिशा ये है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वें का डी ऑप्शन बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, और केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है।
क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है बच्चों, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो 8वें का आ जाएगा ए ऑप्शन। फिर कह रहा उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो भाई उदासीन घोल का पीएच मान भी 7 होता है, हम लोग तो जानते हैं। उदासीन अगर कोई भी द्रव है उसका पीएच मान 7 होगा। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कीटोन है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉन है या फिर प्रोपीन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो कीटोन क्या आता है, प्रोपेनॉन को बोलते हैं कीटोन, प्रोपेनॉन को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, ठंडे जल से हाइड्रोजन बनाने वाला जो तत्व है वह कौन है, वह है पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, भर्जन कहलाती है, प्रगलन कहलाती है या फिर अयस्क का सांद्रीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहलाती है निस्तापन। क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। रासायनिक अभिक्रिया दी गई है और कह रहा है ये अभिक्रिया कैसी है, देखिए यहाँ पर Cu है और इस Fe ने इससे Cu यानी SO4 को छुड़ा लिया है, यानी कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर फेरिक सल्फेट बना दिया और यहाँ पर कॉपर को अलग हो गया। संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है या फिर उभय अपघटन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भाई ये विस्थापन है, ये थोड़ा ताकतवर पदार्थ है फेरिक, इसने क्या किया, कॉपर से सल्फेट को छुड़ाकर अपने साथ में जोड़ दिया। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन बन जाएगा विस्थापन, यानी इसने क्या किया, इससे एक तत्व को विस्थापित करके अपने साथ जोड़ लिया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बी नंबर इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, भाई ये भी बिल्कुल एकदम से नंबर 1 क्वेश्चन आ गया है, पीछे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर भी सब लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे, यहाँ पर बना देते हैं स्टार। और ये क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आइए देखते बच्चों क्या है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, साइटोकाइनिन है, एड्रेनालिन है या थायरॉक्सिन है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 15 में कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है यही पादप हार्मोन है, बाद बाकी ये सभी हार्मोन जो है ये मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो साइटोकाइनिन है, ये पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, परागकण होता है या बाह्यदल होता है। तो पराग कोष का संबंध है पराग कणों से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है, ब्रायोफिलम में होता है या फिर कबूतर में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पुनरुद्ध भवन यानी मुकुलन विधि कैसे होती है, हाइड्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, यानी दो तंत्रिकाएं हैं उनके बीच में जो खाली स्थान हो जाता है, जो रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी प्लेस होता है, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं, जिब्रेलिन कहते हैं या डायाफ्राम कहते हैं, उन्हें बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोलते हैं उन्हें, सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन बन जाएगा, सिनेप्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक मीन्स क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। शेर बनाता है, नहीं बनाता, दूसरों पर निर्भर रहता है। हिरन भी दूसरों पर निर्भर रहता है। वर्षा तो बात दूसरी बात हो गई। हरे पेड़ पौधे यही अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया, गोल, झुर्रीदार, लंबे बौने, सफेद बैंगनी या इनमें से सभी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में होने वाली प्रत्येक घटना का अध्ययन किया है। तो 20वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, अगला सेट क्या है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिससे प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल लेंस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर पहले का बच्चों राइट ऑप्शन हो गया ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, यानी जब वक्रता केंद्र यानी एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी है 20, दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी, तो अब क्या हो जाता है, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 है, तो फिर फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है भाई 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 10 सेंटीमीटर।
अब आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। कह रहा प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। परावर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना है, विक्षेपण की घटना है या फिर प्रकीर्णन की घटना है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन डी है। एक लेंस की क्षमता 2 है, 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। तो अब एक लेंस की क्षमता क्या है, 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस का आंसर आ जाएगा। तो 50 आ जाएगा, 2 का भाग 100 में देंगे 50 आ जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत परिपथ में किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भू संपर्क वाले तार में, उदासीन वाले तार में, जीवित तार में यानी कि प्लस वाले तार में, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है प्लस वाले तार में। किसमें जोड़ते हैं, प्लस वाले तार में जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फिर आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग छठवां। क्या कह रहा है यदि शक्ति कार तथा समय के मात्रक क्रमशः x1 x2 और y3 से x1 x2 और x3 से प्रदर्शित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। यानी शक्ति क्या है, कार और समय के मात्रक हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। फिर क्या है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की क्या मात्रा होगी। धारा दिया गया है, समय दिया गया है, आवेश का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। आई का मतलब क्या है, एम्पियर कितना है 10 है, गुणे समय क्या है 2 है, तो 10 दूनी 20 कूलाम। देख लेते हैं 20 कूलाम कहाँ पर दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, एक चीज हमेशा याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जहां पर भी 1/2 दिखाई पड़ जाए, अगर बाकी ऑप्शन में 1/2 ना हो, केवल इकलौता 1/2 ऑप्शन लिखा हो, तो बस वही ऑप्शन हम लोग सही लगा देंगे। ये ट्रिक है इसकी। लेकिन अगर याद रखना है तो हम लोग याद रखेंगे कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या लिखना है, हाफ H2O। पीएच मान 8.5 वाला विलयन होगा, क्षारी होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारी हो जाता है, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है, तो यह बन जाएगा क्षारी। तो 9वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर इसके लिए कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्या IUPAC पद्धति में नाम बताना है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनाना है, IUPAC पद्धति में नाम बनाना है। बिल्कुल ईजी सा स्टेप है। CH3CH जुड़ा है CHO, और इसका IUPAC पद्धति में दूसरे में क्या है CH3 यानी मेथिल जुड़ा है दूसरे में, तो दूसरे में मेथिल जुड़ा है तो 2 आ गया मेथिल। और कार्बन की कितनी मात्रा है, 1 2 3 प्रोप, और ये OH जुड़ा है तो क्या हो जाएगा नल, तो क्या जाएगा प्रोपेनल। तो 2 मेथिल प्रोपेनल। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कह रहा बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, तो वह है अधातु। अधातुओं में बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुएं जो होती हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करती हैं, उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3 का होल ट्वाइस। ये बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, बी ऑप्शन राइट आंसर। अब आइए देखते हैं, पूछ रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13वां, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, C2H2 है, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है। ये सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, ये क्या है, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, और ये जो है ये ट्रिपल बॉन्डेड है। तो ये हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर की, ए ऑप्शन बन जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, रक्तदाब मापा जाता है, यानी रक्तदाब मापने का मात्रक क्या होता है, कौन सा यंत्र होता है। स्फाइग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, या माइक्रोमीटर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाइग्मोमेनोमीटर। क्या होता है वो, स्पाइग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है, थॉरक्सिन है, इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, या फिर एस्ट्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन्स है। फिर पूछ रहा है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है, गुड़हल है, पपीता है, सरसों है, या फिर गुलाब है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये भी आंसर आ जाएगा, पपीता जो है वह एक लिंगी पुष्प है,
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा है, ब्रायोफिल्म है, अमीबा है या फिर प्लेनेरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का पुनर्जनन मतलब बडिंग के द्वारा, मुकुलन विधि उसी को बोलते हैं, तो क्या आ जाएगी, हाइड्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है, वाष्प के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यही जो है खतरनाक और घातक गैस है, इसी के कारण ओजोन परत जो है वह क्षीण होती चली जा रही है। ओजोन परत होती कहाँ पर है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों डी नंबर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है, तो प्राकृतिक पारितंत्र क्या है? गमला है, जल जीवशाला है, खेत है या फिर वन है? देखिए, गमले मनुष्य बनाता है, खेतों में मनुष्य काम करता है, जल जीवशाला में हम लोग मछली पालन वगैरह करते हैं, लेकिन जो वन है, वन क्या है? ये प्राकृतिक पारितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, वन आ जाएगा। फिर क्या है? आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, चूहा होता है, बिल्ली होता है, खरगोश होता है, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे जो हैं वह उत्पादक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अभी तक सभी मॉडल पेपर सेट आते रहे हैं। तो ये सभी मॉडल पेपर सेट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट थे। यदि आप लोग इन सेटों को अच्छे से एक बार मेमोराइज करके देख लेते हैं तो बहुविकल्पी जो 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक सेट से या सभी सेटों से एक एक दो दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे, इनसे बाहर नहीं होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। 20 क्वेश्चन आप लोगों को यदि सही करना है तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से वॉच करना होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।